हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हो गए। तो हम क्या देखने वाले हैं, ठोस द्रव गैस का हम तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। उसमें हमने तो आकार, दृढ़ता, आयतन और तरलता हमने पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अंतर आणविक स्थान। तो ठोस के अणु के बीच कैसा होता है, अंतर आणविक स्थान बहुत कम होता है, क्योंकि इनके अणु क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। तो इनके बीच में क्या होता है, अंतर आणविक स्थान बहुत कम होता है। जबकि द्रव में क्या होता है, इनके बीच में एक यहाँ है तो एक यहाँ, एक यहाँ, तो कैसा होता है, इनके बीच में अंतर आणविक स्थान ठोस की अपेक्षा कैसा होता है, थोड़ा अधिक होता है, क्योंकि इनके बीच में थोड़ी थोड़ी जगह होती है। जबकि गैसों के अणु क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो इनके बीच में अंतर आणविक स्थान कैसा होगा, सबसे अधिक होगा। मान लीजिए ये क्या है, ठोस है। ठीक है, तो ठोस के अणु क्या है, बहुत पास पास है, तो इनके आकर्षण बल क्या होंगे, बहुत अधिक होगा। अब कैसा द्रव क्या है, द्रव थोड़े थोड़े अणु इनके कैसे होते हैं, दूर होते हैं, तो इनके बीच में अंतर आणविक स्थान क्या होगा, ठोसों की अपेक्षा थोड़ा सा कैसा होगा, थोड़ा कम होता है। जबकि कैसा होगा, द्रव गैसों में हमारा सबसे कम होगा, क्योंकि इनके क्या है, अणु बहुत दूर दूर है, तो इनके बीच में आकर्षण बल कैसा लग रहा है, कम लग रहा है, क्योंकि द्रव और गैस के दूर दूर है। अब हम क्या देखेंगे, इनका आकर्षण बल कैसा हमने देख लिया। तो इनके बीच कैसे, इनके अणु बहुत पास पास है, तो इसलिए इनका आकर्षण बल क्या होगा, बहुत अधिक होगा, क्योंकि अणु इनके बहुत पास पास है। जबकि द्रव की अपेक्षा आकर्षण बल कैसा होता है, कम होता है, क्योंकि इनके अणु कैसे हैं, थोड़े थोड़े दूरी पे हैं, तो आकर्षण बल कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। और गैस के कैसे, गैस की क्योंकि आप देखो बहुत दूर दूर है, तो कैसा इनके आकर्षण बल कैसे होंगे, बहुत कम हो जाता है। और हम देखेंगे कंप्रेसिबिलिटी या संपीड़ितता। ठोसों में कैसी होती है, कंप्रेसिबिलिटी नगण्य होती है, जबकि द्रव में कैसी होती है, ठोस की अपेक्षा थोड़ी सी अधिक होती है। और गैसों में कैसा होता है, सबसे अधिक होता है, क्योंकि गैस के अणु बहुत दूर दूर हैं, तो इनको दबाना कैसा होता है, बहुत आसान होता है। जिनके बीच में जगह ही नहीं होगी, उनको हम दबा के कहाँ लेके जाएंगे। अब गैसों में जगह है, तो हम इनको दबा सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम क्या देख रहे हैं, गतिज ऊर्जा। तो ठोसों की गतिज ऊर्जा कैसी होती है, सबसे कम होती है, क्योंकि उनके बीच में कैसा होता है, जगह ही नहीं होगा, तो गति करने के लिए इनके पास कोई जगह ही नहीं है। और अणुओं में क्या होगा, द्रव के अणुओं में गतिज ऊर्जा कैसी, ठोस की अपेक्षा थोड़ी सी अधिक होती है। जबकि गैस के अणु में गतिज ऊर्जा क्या होगी, सबसे अधिक होगी, क्योंकि इनके अणु कैसे होते हैं, इनके अणु यहाँ है, तो इनको मूव करने के लिए इनके पास कैसी है, जगह होती है ना। अब जैसे मान लीजिए ठोस है, ठोस के अणु एकदम पास पास है, तो ये कैसे, ये मूव ही नहीं कर पा रहे हैं। अब पास पास है तो कैसे मूव करेंगे, ऐसे मूव करेंगे। ठीक है, अब द्रव के कैसे है, थोड़े दूर हैं, तो ये ऐसे 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 घूम ले रहे हैं। ठीक है, ऐसे मान लीजिए ऐसे ऐसे घूम ले रहे हैं। और गैसों के बहुत दूर हैं, तो ये चारों तरफ चारों दिशा में घूम ले रहे हैं, तो इनकी क्या गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा इनके में होती है, किसमें, गैसों में होती है। ठीक है बच्चों, और द्रव में कैसे, द्रव में कम होती है। हिमांक देखते हैं, पिघले हुए ठोस पदार्थों का हिमांक कैसा होता है, सबसे अधिक होता है, और द्रव का हिमांक कितना होगा, कम होगा। जबकि गैसों में कैसा होता है, ठोस और द्रव की अपेक्षा सबसे कम होता है। तो सबसे कम